नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा है। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। कुछ देर में ये सेरेमनी की शुरुआत होगी। पीएम मोदी करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा और उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का संकल्प सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना बेहद सफल साबित हो रही है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक 20 से लेकर 200 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए बाकायदा यहाँ पर आपको बता दें कि कोशिशें हो रही हैं। और इस बाबत पीएम मोदी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे सीएम धामी। कुछ ही देर में सेरेमनी की शुरुआत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा है ये, और लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। कुछ देर में सेरेमनी की शुरुआत होगी। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत अहम है सीएम धामी का ये यूपी दौरा है। एजेंडे क्या हो सकते हैं? देखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तो है ही, पीएम मोदी वहां पर तो पहुंचेंगे ही, लेकिन हम उत्तराखंड के परिदृश्य से देखें तो सीएम धामी का ये जो दौरा है यूपी का, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अच्छी बात है कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और समय समय पर एक दूसरे से सहभाग जो है वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री करते रहते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। तो इसी के निमित्त जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी आज लखनऊ में है और 3 दिवसीय जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वहां पर होनी है, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। तो उसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी वहां पर प्रतिभाग किया है और जो वहां का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहां पर उद्घाटन समारोह ही होना है। और लगभग 10 लाख करोड़ की 14,000 जो निवेश परियोजनाएं हैं, 10 लाख करोड़ से भी अधिक की, उनका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। काफी बड़ा प्रोग्राम वहां पर था और प्रधानमंत्री आ रहे थे, तो इसी निमित्त जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लखनऊ पहुंचे हैं और वहां पर वो आज प्रतिभाग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ देखिए, ये भी है कि उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की प्रगति के लिए सीएम पुष्कर धामी लगातार प्रयासरत है। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चलते, खासतौर पर अगर यूपी पहुंच रहे हैं सीएम धामी, उस बाबत माना जाए कि कहीं ना कहीं इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चलते कुछ लिंकअप उत्तराखंड के लिए भी देखने को मिलेगा, ऐसा है? देखिए देखिए, जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो बड़े आयोजन होते हैं उसमें नेताओं से चर्चा वार्ताएं होती हैं, मेल मुलाकात होते हैं और राज्य से संबंधित अगर कुछ भी प्रस्ताव होते हैं या कोई भी जरूरतें होती हैं तो उस पर चर्चा वार्ता होती है। और कोई सरकारी कार्यक्रम इस तरीके का अभी तक तय नहीं हुआ था उत्तराखंड सरकार की तरफ से, लेकिन एक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है और वहां पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उसमें सहभागी बन रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि विकास के मुद्दों को लेकर जब कभी समय होता है तो उस पर चर्चा वार्ताएं होती हैं और जरूर मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के विकास का जो एजेंडा तय किया हुआ है, जो उनके पास जो सोच, जो उनका विजन होगा, उसको वो प्रधानमंत्री से साझा करेंगे और उस पर जरूर दोनों नेता जो है बैठकर वहां पर उस पर उसकी जो रूपरेखा होगी या जो आवश्यकताएं उत्तराखंड के लिए अभी केंद्र से होंगी, उन पर जरूर चर्चा वार्ता होगी। जी बिल्कुल। और यहाँ एक चीज तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का संकल्प सिद्ध लगे हुए हैं कि इस संकल्प की सिद्धि जल्द से जल्द हो जाए। और चूंकि यूपी जो है वो उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य भी है, तो ऐसे में अगर देखा जाए संयंत्रों के हिसाब से या फिर तकनीक के हिसाब से, तो ये सामंजस्य उत्तराखंड और यूपी के बीच में बन सकता है, खासतौर पर जब यहाँ पे ऊर्जा प्रदेश बनाने का संकल्प पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को लेकर कर चुके हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड का सपना है ऊर्जा प्रदेश बनने का, उस ओर सरकार लगातार काम कर रही है। और स्वरोजगार योजना जो है उसमें काफी दिलचस्पी उत्तराखंड के युवा भी दिखा रहे हैं और इसी की परिणति है कि बीते 11 माह में 839 जो आवेदन है वो इस क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का जो संकल्प सिद्ध होता हुआ है नजर आ रहा है,
इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना जो है उसको काफी सफलता से वो साबित हो रही है। और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में 20 से लेकर 200 किलोवाट क्षमता के जो सौर संयंत्र हैं उनकी स्थापना के लिए प्रदेश के युवा खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ही 13 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को संशोधित किया गया और इसके बाद प्रदेश में 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो पोर्टल खोला गया था उस पर 839 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो 297 आवेदन है उनमें LOI भी जारी की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर पूर्ववर्ती योजना में जो 3.43 मेगावाट स्थापित क्षमता थी रुपए 13.6 करोड़ के अनुमानित निवेश की तुलना में, तो मॉडिफाइड योजना में वो बढ़ के अब 839 आवेदनों में से 297 की संख्या हो चुकी है और जिसकी जो संचयी क्षमता है वो 13.6 से बढ़कर 44.94 मेगावाट हो गई है। तो कुल मिलाकर स्वरोजगार के साथ साथ उत्तराखंड को जो ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना है उस पर भी अवसर युवाओं को मिल रहे हैं और प्रदेश को भी उस ओर अग्रसर करने में मुख्यमंत्री का जो प्रयास है वो फलीभूत होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जो संयंत्र हैं वो लग रही हैं और जाहिर है कि संयंत्र होगा, ऊर्जा प्रदेश बनेगा अगर उत्तराखंड, तो पूरे उत्तराखंड को इसका फायदा होगा। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं जितेंद्र पिटवाल जी कि विकास की कई योजनाएं होती है, स्वरोजगार हो या फिर ऊर्जा से संबंधित हो या फिर ये कह लीजिए कि लोगों के घरों में लाइट हो, बल्ब जले, ट्यूबलाइट जले और एक तरीके से बिजली आपूर्ति जो है वो बहुत सुचारू तरीके से हो, उस बाबत उत्तराखंड के जो ये मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ तक तो दिखाई देता है। लेकिन जब पर्वतीय क्षेत्र की बात आती है वहाँ पर मसला थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इन विकास योजनाओं की या फिर संयुक्त जो परियोजनाएं यहाँ पे स्थापित की जाती हैं या फिर ऊर्जा प्रदेश बनाने की जो संकल्प है वो जैसे संकल्प पहाड़ चढ़ता है वैसे वैसे वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि उस दिशा में भी कहीं ना कहीं काम हो ताकि पूरा उत्तराखंड उससे लाभान्वित हो। हाँ देखिए, बहुत जाहिर सी बात है, ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि एक कहावत जो है ये अभी तक बनी हुई है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जो जवानी है वो कभी उत्तराखंड के काम नहीं आ पाई है। चाहे कितने बड़े संकल्प भी लिए गए हों लेकिन उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाना एक टेढ़ी खीर साबित हुआ है। और आज भी उत्तराखंड का जो पानी है वो दूसरे राज्यों को भले ही बिजली देता हो, सिंचाई के लिए पानी देता हो, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से उत्तराखंड की जो जवानी है वो लगातार पलायन को लेकर अग्रसर है और अपने उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में 2 वक्त की रोटी के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो ना तो पानी का उस तरीके से उपयोग हो पाया कि वो उत्तराखंड के ही काम आए और जवानी का भी वो उपयोग नहीं आ पाया कि बेरोजगारी कम हो। तो इस पर बहुत ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है। नीति नियंता जो भी नीतियां बनाते हैं उनका फायदा अगर वास्तव में उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों को मिले तो उसी दिन हम ये मानेंगे कि ये संकल्प से सिद्धि की ओर प्रदेश बढ़ रहा है। फिलहाल अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है और लगता नहीं मुझे कि अभी तक जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में आई हों वो इसको करने में सफल साबित हो पाई हों। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पिटवाल जी हमसे जुड़ने के लिए। हल्द्वानी पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड सहित 19 नामजद उपद्रवियों के बैंक खातों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस उपद्रव से पहले बैंक खातों से हुए वित्तीय लेन देन को खंगालने की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध लेन देन मिलने पर उक्त खातों को फ्रीज किया जाएगा और पुलिस जल्द ही बैंकों को पत्र लिखकर बातों का ब्यौरा भी मांगेगी। बनभूलपुरा हिंसा मामले के नामजद अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोइद, वसीम उर्फ हप्पा और रईस उर्फ दत्तू, तस्लीम और एजाजू अभी फरार है और इन सभी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब्दुल मलिक उसके बेटे मोइद के बैंक खातों पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब अब्दुल मलिक और मोइद के साथ साथ उसके पत्नी और अन्य परिजनों के बैंक खातों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा की जा रही है, जिसमें घटना के दौरान मौजूद सभी पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी और ये जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को उनके द्वारा नोटिस भेज दिए गए हैं और इस सप्ताह में उन सभी अधिकारियों से अलग अलग दिन पूछताछ होगी, उनसे लिखित जवाब भी मांगा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए भी घटना से जुड़े हुए साक्ष्य पेश करने की बात कही, जिसके लिए उन्होंने मेल आईडी और फोन नंबर जारी किया, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। उन्होंने बताया कि उनके पास जो भी साक्ष्य दस्तावेज या अन्य रूप में है, उनकी जटिलताओं को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए थोड़ा समय और लग सकता है। बनभूलपुरा दंगे का मामला कुमाऊं कमिश्नर करेंगे मामले की जांच और इस बाबत जांच लगातार बढ़ रही है आगे। देखिए, जो 8 फरवरी की घटना है बनभूलपुरा थाने के अंदर, इस संबंध में मैंने अभी जो संबंधित अधिकारी हैं इन सबको नोटिस दिए हैं और अगले हफ्ते के अलग अलग दिनों में मैंने समय दिया है कि वो अपना पक्ष इसमें रख सकें, कोई साक्ष्य देने हो वो दे सकें। और पब्लिक के लिए तो पहले से ही अवसर दिया हुआ है, तो पब्लिक में से तो खैर अभी तक कोई नहीं मेरे सामने आए हैं। 2 लोग आए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे घटना के संबंध में उनके साक्ष्य न होकर कुछ प्राइवेट झगड़ों के मामले थे और बाकी जो अपने साक्ष्य देना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ और जो इंक्वायरी के बाकी स्टेजेस हैं उनको पूरा किया जाएगा। सभी को सुनने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी तक जो साक्ष्य मेरे पास आए हैं या जो साक्ष्य मैंने जुटाए हैं दस्तावेजों के तौर पे, उसके हिसाब से इनकी जटिलताओं को देखते हुए और अधिक समय तो डेफिनेटली लगेगा। मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मुकेश, यहाँ पर जिस तरीके से जांच चल रही है उस बाबत कई नाम सामने भी आए थे, कार्रवाई भी देखने को मिली थी, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं? जो यहाँ पर जांच अधिकारी है उनका भी साफ तौर पर कहना यह है कि हर एक पहलू को परखा जा रहा है, उसको जांचा जा रहा है। क्या है पूरी अपडेट जांच को लेकर? देखिए, शासन के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर द्वारा दीपक रावत द्वारा जो जांच की जा रही है, जांच को लेकर उन्होंने जितने संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो वहाँ घटना के में मौजूद थे और जो नगर निगम के अधिकारी थे, सबको नोटिस जारी कर दिया और एक हफ्ते के अंदर इनसे जवाब मांगा जाएगा। हालांकि उनके सबके क्या क्या बयान होगा उसको लेकर अलग अलग पूछताछ भी की जाएगी उनके द्वारा। और इस बाबत अगर देखा जाए तो जो हिंसा का कथित मुख्य षड्यंत्रकर्ता यानी कि अगर देखा जाए अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोइद, उनको लेकर अभी तक किस तरीके की पूरी तस्वीर सामने आई है? देखिए, अब्दुल मलिक को लेकर लगातार प्रशासनिक छापेमारी कार्रवाई जारी है, उसके ठिकानों पे तबीयत दी जा रही है, जो भी उसके जो रिलेटिव हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको भी पूछताछ की जा रही है। प्रशासनिक टीम किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और लगातार जो भी इसके संबंधित जो भी वांटेड है उनकी भी छापेमारी लगातार की जा रही है। अब तक 53 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी इस मामले में। दीपक रावत अभी ये भी कह रहे थे मुकेश कि हमारे पास जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं उन सभी साक्ष्यों को समझा जा रहा है, उनको पूरी तरीके से परखा जा रहा है। कुमाऊं कमिश्नर की ये बातें इस तरीके से साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उस तरफ इशारा करती हैं कि मसला सिर्फ यहाँ पर अगर अब्दुल की बात कर ली जाए वहां तक नहीं है, बल्कि तार कहीं ना कहीं खादी तक भी पहुंच रहे हैं क्या? जी, यहाँ देखिए, जिस तरह लापरवाही बरती है, प्रशासन लापरवाही सामने आई है, कहीं ना कहीं दिखाई दे कोई ना कोई चूक हुई है, उसको लेकर भी दीपक रावत जो कार्रवाई बाकी इस तरीके से कार्रवाई जांच की जा रही है। और इसमें अगर किस तरह की लापरवाही बरती जाती, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसी प्रशासन जिनने जो आदेश जारी कर रहे हैं, उन लोगों की बारे की जांच की जा रही है। और हालांकि कहीं ना कहीं किस तरह की जांच, हालांकि दीपक रावत जी ने कहा निष्पक्ष जांच होगी, इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सिविल का आदमी हो चाहे अधिकारी तौर पर हो। इसको लेकर लगातार उनकी जो जांच है उसके बारे की तरफ जाके और एक हफ्ते के अंदर देखिए जांच पूरी हो जाएगी, उसको लेकर इन्हें नोटिस जारी कर दी सभी अधिकारी कर्मचारी को। बिल्कुल, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जांच पूरी हो जाएगी, जांच को पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा, तो मानकर चला जाए कि यहाँ पर पुलिस महकमे के पास और खास तौर पर जो यहाँ पे कमिश्नर है जो इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं, उनके पास जो कथित तौर पर सामने आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं उस बाबत कहीं ना कहीं कुछ मजबूत सुराग लग गए हैं क्या? जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो साक्ष्य हैं उसको अभी उन्होंने जाहिर नहीं करा, ना ही उन्होंने पेश किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कुछ सबूत उनके पास लगे हैं जिसको लेकर बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन की तरफ अब जो जांच है, लगता है कि प्रशासन इसमें कहीं मामले में कहीं लापरवाही बरती है, किसी तरह की दोषी पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन में गाज गिरना असंभव दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और यहाँ देखिए कर्फ्यू अभी तक लगा हुआ था और आम जन को भी काफी परेशानी हो रही थी। बनभूलपुरा के लोगों की बात की जाए, जांच तो चलिए अपनी तरफ हो ही रही है और उस बाबत प्रशासनिक अमला और जांच अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा इलाका है जो इस तरीके के दंगे से प्रभावित हुआ, उन लोगों के लिए फिलहाल राहत के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मतलब थोड़ी बहुत सहूलियत उनको मिलनी शुरू हुई, उनके जो जीवन है वो थोड़ा बहुत सामान्य होने की दिशा में
शुरू हो चुका है? क्योंकि देखिए एक बड़ा झटका था वहां के लोगों के लिए भी। देखिए, प्रशासन ने जो कर्फ्यू ढिलाई तो पूरी तरह ढिलाई कर दी है, नाइट कर्फ्यू लगा रखा है और जो भी संबंधित जो भी विशेष मतलब जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी वस्तुएं हैं वह पहुंचाई जा रही है। खाद पदार्थ की दुकानें सब खुल गई हैं और आसपास की दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। लोगों को राहत मिली है। प्रशासन लगातार मोटिव कर रहा है। वहाँ पे लगातार जो भी चेकिंग है, अभियान है, जो जांच में जो भी मिलता है उनके खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला प्रशासन किसी लापरवाही नहीं बरता जाता और लोगों को भी थोड़ी बहुत राहत मिली है। कर्फ्यू खुलने के बाद जो इंटरनेट सेवा है वो भी बहाल कर दी गई है। बिल्कुल। अब देखिए कुमाऊं कमिश्नर के हाथ में पूरी बागडोर है जांच को लेकर, और ये भी कहा जा रहा था कि जो अधिकारी इस बाबत सामने आए एक्शन लेते हुए या फिर जो भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे पूरे एक्शन को लेकर, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो कुमाऊं कमिश्नर के हाथ में पूरी बागडोर आने के बाद मानकर चला जाए कि जांच में तेजी आएगी और उसके साथ साथ कुछ नए पहलू भी खुलकर सामने आ जाएंगे। हाँ, जिस तरह जांच की जा रही है, जिस तरह उनको बयान है कि लगा निष्पक्ष जांच होगी, जो भी इस मामले में कुछ उनके सबूत इनके हाथ लगे हैं, किस तरह की लापरवाही, और लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सबूत इनके हाथ में है जिसको लेकर उन्होंने अधिकारी को चिन्हित कर रखा है, उनको नोटिस जारी कर रखे हैं। चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों और चाहे पुलिसकर्मी के लोग, सभी को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा और पर्सनली सबसे पूछताछ भी की जाएगी उनके द्वारा। चलिए, शुक्रिया इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए मुकेश। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिल्ली में, आपको बता दें कि आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। वहीं इस दौरान हमारे सहयोगी आंचल यादव से खास बातचीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी, अक्सर न्याय यात्रा आजकल चल रही है, यूपी पहुंच चुकी है। यूपी में मंदिरों में दर्शन किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, राम मंदिर के उसमें तो गए नहीं, अब बाकी मंदिरों में जा रहे हैं? देखिए, आज देश की जनता हाँ, राहुल गांधी के चरित्र को जान चुकी है। हाँ, आपको ध्यान होता है जब हाँ, होगा, हाँ, जब चुनाव आया था, मंदिरों में जाकर जनेऊ दिखा रहे थे हाँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, और चुनाव जीतने के बाद तो भूल जाते हैं। हाँ, और प्रभु राम जो करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का ये प्रतीक है, उनका निमंत्रण उनको मिला तो उसमें तो गए नहीं। और आज जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, कल जो राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर रखा उसका समर्थन हुआ। आज पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। ये कुछ भी करने को होने वाला नहीं है। और 400 से पार भारतीय जनता पार्टी जाने का गठबंधन जाने वाला है और मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हल्द्वानी घटना के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आप लोगों पे लगातार राजनीति हुई कि देखिए इनके अधिकारी साइड हो गए थे, ऐसे ही चले गए। देखिए, धामी सरकार में देहरादून में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने उपनल कर्मियों के आंदोलन में पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थन पर सवाल उठाए। प्रदेश महामंत्री ने पूर्व सीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरीश रावत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उपनल कर्मियों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था और ऐसा नहीं कि रातों रात हरीश रावत की सरकार गिर गई थी। लगभग 2 सालों तक उन्होंने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला और ऐसे में अगर उन्होंने प्रदेश के समस्याओं का समाधान नहीं किया तो अब वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोस रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन नहीं गिरी थी। शपथ लेने के बाद 2 वर्ष से अधिक समय तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो निर्णय ले सकते थे और निर्णय को क्रियान्वित कर सकते थे। और देखने की बात यह है कि सभी लोगों को ये बात देखनी चाहिए कि हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने उपनल कर्मियों के लिए या अन्य जो भी वो बातें आज बीजेपी के सरकार से मांग करते हैं, उन्होंने अपने समय में क्या किया है। तो प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हरीश रावत के हाथ में कभी बागडोर उत्तराखंड की आई नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत पर उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो भी मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो ऐसे में जब उपनल कर्मियों की समस्याएं उनके सामने थीं तो आखिर उन समस्याओं का उन्होंने समाधान क्यों नहीं किया। समय तो उनके पास भी था, पद भी उनके पास था, फैसले लेने का अधिकार भी उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हरीश रावत थे बतौर मुख्यमंत्री उस दौरान उन्होंने कोई ऐसा
फैसला लिया नहीं, जिसके चलते उपनल कर्मचारियों को कोई राहत मिले। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान जिताऊ प्रत्याशियों पर बल दिया गया। इस दौरान 5 सीटों पर पार्टी के टिकट के लिए लगभग 40 दावेदारों पर भी चर्चा की गई। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास, यशोमती ठाकुर समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी बाबत अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो अब मंथन उस बाबत प्रत्याशियों को लेकर और जल्द ही उस बाबत ऐलान भी हो जाएगा कि आखिर कौन लोकसभा चुनाव में ताल ठोकता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान जिताऊ प्रत्याशियों पर बल दिया गया। इस दौरान 5 सीटों पर पार्टी के टिकट के लिए लगभग 40 दावेदारों पर भी चर्चा की गई। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास, यशोमती ठाकुर समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के 9 लाख लाभार्थियों से बीजेपी के 56,000 से ज्यादा कार्यकर्ता घर घर लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे, जिसको लेकर जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि उत्तराखंड में कई महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजनाओं का लाभ यहां के स्थानीय निवासियों को मिला है और इसका लाभ ले रहे ऐसे में भाजपा संगठन ने इन लाभार्थियों से घर घर जाकर योजनाओं की स्थिति, लाभार्थियों की परेशानी और योजना के लाभ की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। लाख लाभार्थी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं के हैं। हमारे 56,000 के करीब पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन 9.5 लाख लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। एक के घर घर पर जाएंगे और उसके मोबाइल के माध्यम से एक मिस कॉल करेंगे। हमारा केंद्रीय स्तर पर एक नंबर है, उस पर मिस कॉल करने का कार्यक्रम है और उस लाभार्थी से जो योजना है उसके विषय में जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें किसी लाभार्थी को लाभ लेने में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, इसके संबंध में भी बातचीत करेंगे। और उस गांव में और भी जो उस योजना से लाभ पाने वाले जो लाभार्थी छूट गए हैं, बच गए हैं, उनको भी उस योजना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा अभियान ये है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी जो है इस फरवरी के महीने में करेगी। इसी के साथ में अभी कल 17 और 18 फरवरी को केंद्र दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है। उसमें उत्तराखंड से लगभग 250 के करीब नेतागण हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन के पश्चात हमारे केंद्रीय नेताओं का दौरा लगभग अंतिम 28 से 29 तारीख को लगभग संभावित है। वो केंद्रीय नेताओं की सुविधा के अनुसार उसकी तिथि तय होगी और गढ़वाल क्लस्टर और कुमाऊं क्लस्टर दोनों क्लस्टर में कार्यक्रम होगा। मौसम विभाग ने रविवार से उत्तराखंड में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही ताजा बर्फबारी से हिमस्खलन के संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान के केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रविवार से बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना है। देहरादून और टेहरी के कुछ हिस्सों में तो हल्की बारिश होगी, जबकि 19 फरवरी को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में काफी बारिश होने की संभावना है। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जबकि 20 फरवरी को 2500 मीटर तक बर्फबारी होगी। उधर मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। सोमवार और मंगलवार के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दिन बारिश और बर्फबारी के दौर के बाद 21 फरवरी को देहरादून समेत टेहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बारिश ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया। बाकी जिलों में 21 फरवरी से मौसम खुलने के आसार बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 18 फरवरी हो गई है और जैसे बोला गया था कि 18 से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है और उसका असर जो है उत्तराखंड पे भी देखने को मिलेगा। तो आज अगर बात करें तो आज के लिए तो अंदर के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, जिसमें कि
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें कुछ जगहों में हल्की मध्यम दर्जे तक की जो बर्फ़बारी वो रहेंगी। बर्फ़बारी की जहाँ तक बात है तो वो 3500 मीटर या उसके आसपास तक ही है या उसके ऊपर मिलेंगी, और बाकी जगह आप कह सकते हैं कि लाइट है, मॉडरेट रेन जो है वो दिखेंगी। कल के लिए बात करें 19 तारीख से, तो 19 तारीख से जो एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी। आप ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ही 19 शाम रात से जो एक्टिविटी वो शुरू होंगी, और 20 के शाम तक अगर हम बात करें तो अच्छी एक्टिविटी इस दौरान जो है 19 शाम से लेकर 20 के शाम तक वो रहने वाली है प्रदेश भर में। तो हल्की से मध्यम बारिश है मैं फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।